गर्मी में मटके का ठंडा ठंडा ससुराल। दोपहर का समय था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। तुलसी सभी को मटके वाली लस्सी दे रही थी। लीजिए बाबूजी, एकदम ठंडी ठंडी मटके वाली दही की लस्सी पीकर बताइए कैसी बनी है। क्या बात है बहू, इसका तो स्वाद ही एकदम अलग है। सच कहूँ तो ये लस्सी नहीं, एकदम अमृत लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। आजकल जो शहरों में वो बड़ी बड़ी फ्रिज आ गई है ना, उसका ठंडा पानी और बर्फ तो सिर्फ बीमारी पैदा करती है, लेकिन अपने इस देसी मटके का ठंडा पानी, आहा, इसकी तो बात ही अलग होती है। वही तो माँ जी, लेकिन आज के जमाने के लोग ये बात समझते ही कहाँ हैं। अरे तूने एकदम पते की बात की तुलसी। जब मैं खेत से पसीने में लथपथ होकर आता हूँ ना, तो ये मटके का पानी मेरी सारी थकान उतारता है। अगली सुबह महेश जी घर के बाहर बैठकर मटके बना रही थी। अरे अगर मैं ये मटके नहीं बनाऊंगा तो फिर घर में क्या खाएंगे पिएंगे। बेचारा मेरा बड़ा बेटा विनोद कितनी मेहनत करता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं घर में बैठ जाऊंगा। मैंने भी असली घी दूध खाया है अपने जमाने में। अभी तो मुझ में बहुत ताकत है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरता है। अरे भाई, महेश भाई, देख रहे हो इस उम्र में भी ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, और एक हम हैं जो अब ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। अरे रमेश भाई, घर पर हमारे मटके जो नहीं है इसलिए। तुम लोग तो वो अपनी नई बहू के फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो, और सुना है तुम्हारी बहू ने वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, एसी भी लगवा लिया है। अरे हाँ भाई, पूरा दिन उसी कमरे में बंद रहते हैं। अरे अगर दिन भर एसी की ठंडी हवा खाओगे और फ्रिज का वो बीमार वाला पानी पियोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। हमारे घर की तरफ देखो। अरे हम मटके का ताजा और बढ़िया ठंडा पानी पीते हैं, इसीलिए इस उम्र में भी एकदम स्वस्थ हैं। बुजुर्ग आदमी वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद महेश जी मटके तैयार करके शांति देवी के पास लाते हैं। लो भाग्यवान, मेरे हिस्से का काम तो हो गया। चलो अब तुम इस पर अपनी कलाकारी दिखाओ और बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना दो। आप बस देखते जाइए जी, ऐसे फूल बनाऊंगी कि बाजार वाले देखते रह जाएंगे। वाह शांति, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। मार्केट में दूसरे लोग सादे मटके बेचते हैं, लेकिन तुम डिजाइन कर देती हो तो हमारे मटके सबसे पहले बिकते हैं। उधर दोपहर को चिलचिलाती धूप में बड़ा बेटा विनोद दूसरे के खेतों में काम कर रहा था। थक कर वो एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया, जहां कपड़े में लिपटा एक छोटा मटका रखा था। ये मटका सच में कितना अच्छा है। इतनी भयंकर धूप में भी इसने पानी को एकदम बर्फ जैसा ठंडा करके रखा है। इसे जितना धूप में रखो ये उतना ही ठंडा पानी देता है। तभी वहां खेत का मालिक का लड़का रोहन आता है। उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी। लो विनोद भैया, जो सामान आपने मंगवाया था ना वो इसमें है। वैसे तो अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आपने मांगा इसलिए मैं ले आया। रोहन, मुझे ना इस सामान की बहुत जरूरत है, बस तू किसी को बताना मत। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ूं। रोहन पॉलीथीन देकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह विनोद खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। पूरा बदन दुख रहा है, लेकिन अगर मैं आज खेत पर काम करने नहीं गया तो घर में बहुत परेशानी आ जाएगी। विनोद जल्दी से दवाई खाता है। चलो ठीक है, अब दवाई खा ली है, अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मुझे हारना नहीं है। अगर आज मैं रुक गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। विनोद बीमार होने के बाद भी खेत में काम करने चला जाता है। दोपहर में वो थोड़ा आराम करता है और पेड़ के नीचे बैठकर पॉलीथीन से वो किताबें निकालता है जो उसे कल रोहन ने दी थी। मैं भी आगे बढ़ूंगा, जैसे मेरा छोटा भाई अमन शहर में रहकर आगे बढ़ रहा है। उसने पढ़ाई की है, अब मैं भी करूंगा। 10वीं तो मैंने अच्छे नंबरों से कर ही ली थी, अब आगे की पढ़ाई करके मैं भी कोई सरकारी नौकरी करूंगा। विनोद खेत में काम भी करता है और बीच बीच में पढ़ता भी है। रात को विनोद काम खत्म करके घर लौटता है। तुलसी, ये आज के पैसे हैं, तुम इन पैसों से घर का राशन ले आना। अरे देखिए, आपकी तो तबीयत कितनी खराब हो रही है, चेहरा एकदम लाल हो रहा है बुखार से। चलिए चलिए, आप जल्दी से लेट जाइए, मैं अभी मटके के ठंडे पानी की पट्टियां रखती हूँ। विनोद लेट जाता है। तुलसी मटके का ठंडा पानी लाती है और विनोद के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है। थोड़ी देर बाद विनोद ठीक हो जाता है। अरे पता नहीं तुलसी, अपने इस मटके के पानी में क्या जादू है। प्यास भी बुझ जाती है और तुम्हारी पट्टियों से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सच में ये मटका कमाल की चीज है। अगली सुबह नैना गांव की सरकारी कॉलेज में गई हुई थी। उसने एकदम सिंपल सूट सलवार पहने हुए थे। ओ माय गॉड, देखो देखो, आ गई मिस गांव की गोरी। यार ये कॉलेज आती है या भीख मांगने? देखो तो उसके कपड़े कितने बेकार हैं।
मैं बस यहाँ अपनी पढ़ाई करने आती हूँ। मुझे इन लोगों की फालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। नैना सभी को इग्नोर करके अपनी क्लास में चली जाती है। रात हो जाती है। नैना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी लाइट चली जाती है। लो कर लो बात, अब मैं क्या करूँ? एग्जाम सिर पर आ रहे हैं और इस लाइट को भी अभी जाना था। चलो, जो भाभी ने कल वो लालटेन बनाई थी ना, वही जला कर लाती हूँ। नैना लालटेन जलाकर पढ़ने लगती है, तभी तुलसी वहाँ चाय लेकर आती है। अरे ननद जी, ये लीजिए आपकी कड़क चाय। अरे वाह भाभी, आपको कैसे पता चला कि मुझे नींद आ रही थी? मुझे सब पता है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसीलिए आपको इस चाय की जरूरत है। इसे पियेंगी तो रात में ज्यादा देर तक जाकर पढ़ाई कर पाएंगी। तुलसी वहां से चली जाती है। नैना चाय पीकर पढ़ने लगती है। अगली सुबह तुलसी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी नैना वहां आती है। लाइए भाभी, आप रहने दीजिए, मैं लगा देती हूँ झाड़ू। अरे अरे ननद जी, आप क्या क्या करोगी? रात भर तो आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब सुबह सुबह ये झाड़ू पोछा? रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। अरे भाभी, आप ही तो कितना कुछ करती हैं, अगर थोड़ा काम मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि तुम सब्जियां काट लो, फिर मैं खाना बनाऊंगी। रात का समय हो जाता है। तुलसी 2 छोटी छोटी मिट्टी की गुल्लक में पैसे डाल रही थी। ये पहले वाली गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ये ननद जी की शादी और पढ़ाई के लिए, और ये दूसरी वाली गुल्लक में जो पैसे हैं वो देवर जी की शादी के लिए। गुल्लक पर पैसे डालने के बाद तुलसी एक डायरी लेकर कुछ हिसाब करने लगती है। इस महीने राशन में थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूंगी तो फिर आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, पर कोई बात नहीं तुलसी, तू सब संभाल लेगी। अगली सुबह तुलसी ने रात को एक छोटे से मटके में पानी भरकर कुछ काजू और बादाम भिगो कर रखे थे। वो सबको वो भीगे हुए काजू बादाम दे रही थी। लो जी, ये खा लो पहले। ये काजू बादाम आपको बहुत ताकत देगा और शरीर ठंडा भी रहेगा। अरे वाह तुलसी, ये बादाम तो एकदम ठंडे हो रहे हैं। अरे ये अपने मटके का कमाल है। बहू, तू तो इस घर की डॉक्टर भी है और मैनेजर भी। सच में तू अकेले ही सारे घर को संभाल लेती है। अगले दिन पूरा परिवार गांव की शादी में गया हुआ था। सभी ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे। अरे तुलसी बहू, तू किसी की शादी में आई है या बाजार सब्जी लेने? देख, तेरे पास तो कोई ढंग के गहने भी नहीं है। और इसकी पूरी फैमिली को तो देख, सब के सब बिल्कुल भिखारी लग रहे हैं। देखिए काकी, आप लोगों की फैमिली बहुत अमीर है और मेरी फैमिली गरीब है, लेकिन मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है। हमारे पास महंगे गहने नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम हमेशा साथ रहते हैं और ऐसे ही रहेंगे। दूर खड़े महेश जी और शांति देवी तुलसी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन रात को सब एक साथ बैठे हुए थे। तुलसी सभी को मटके का ठंडा ठंडा पानी दे रही थी। लो माँ जी, लो बाबू जी, जल्दी से ये मटके का ठंडा ठंडा पानी पी लो। बहू, मुझे मेरे अमन की बहुत याद आ रही है। महेश जी अमन को फोन करते हैं। हाँ बाबूजी, प्रणाम। अमन बेटा, आ जाना घर, तेरी बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए तुझे वहाँ शहर में, पता नहीं तू वहाँ अकेले कैसा रह रहा होगा। ढंग से खाना भी खा रहा या नहीं? अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। यहाँ मुझे कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और सब बढ़िया चल रहा है। अमन ये बोलकर फोन काट देता है। विनोद दूर बैठकर ये सब सुन रहा था। तुलसी भी उसके पास बैठी हुई थी। देखा तुमने तुलसी, माँ बापू को बस उस अमन की ही पड़ी रहती है। मैं यहाँ उनके साथ रहकर उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, उनकी इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन वो बस उसी को फोन लगाते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। अरे आप भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ तुलसी, वो वहाँ शहर की हवा में बिगड़ रहा होगा। आजकल शहर का माहौल कितना खराब है ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन नहीं, ये लोग ये समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं है जी, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते। देवर जी दूर शहर में अकेले हैं, इसीलिए सासू माँ को उनकी ज्यादा फिक्र रहती। आप तो उनकी आंखों के सामने रहते हो, इसीलिए वो आपकी थोड़ी कम चिंता करती हैं। शहर के एक बड़े ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। अमन सबको अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। और अगर हम इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हमारी कंपनी जल्दी ग्रो करेगी। मीटिंग में बैठे सभी लोग अमन की प्रेजेंटेशन से बहुत इंप्रेस होते हैं। उन्हीं में से एक मॉडर्न लड़की दीपिका भी थी, जो उस कंपनी के बॉस की बेटी थी। वैसे कुछ बात तो है इस अमन में, इससे मिलना होगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस की कैंटीन, अमन अकेले कॉफी पी रहा था, तभी वहां दीपिका आ जाती है। हाय अमन, क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ जाऊं? अरे मैम आप, हाँ प्लीज बैठिए। ओह कम ऑन अमन, मुझे मैम मत बुलाओ, कॉल मी दीपिका। तुम्हारी वो उस दिन वाली प्रेजेंटेशन अमेजिंग थी, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पहले उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों फोन पर घंटों बात करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और साथ में घूमने भी जाते हैं। शाम को अमन दीपिका के साथ बीच पर घूमने आया था। दीपिका देखो, मुझे बात को घुमाना नहीं आता, मैं सीधे बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ।
और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? यस अमन, आई विल। मैं भी तुमको पसंद करने लगी हूँ। उधर गांव में रात का समय था। सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। माँ जी, मैंने देवर जी के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। अपने ही पड़ोस वाले गांव की है। परिवार बिल्कुल अपने जैसा ही है। लड़की भी घर के सारे काम जानती है। तो बस अब जल्दी से अमन को शहर से बुला लेते हैं। लड़का लड़की एक बार एक दूसरे को देख ले तो बात फिर पक्की कर देंगे। अगले दिन की सुबह घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से अमन और दीपिका निकलते हैं। उन दोनों ने शादी कर ली थी। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? अमन, ये तेरे साथ कौन है? माँ, बाबूजी, ये दीपिका है, मेरी पत्नी। हमने शहर में कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी मर्जी से शादी कर ली? अरे हमें बताया तक नहीं। हम इस शादी को बिल्कुल नहीं मानते। निकल जा मेरे घर से। मुझे पूरा विश्वास है कि इस शहर की लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया होगा। एक्सक्यूज मी, मैंने अमन को फंसाया नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं कोई सड़क से नहीं आई हूँ। मेरे पापा की बहुत बड़ी कंपनी है शहर में। बाबूजी, सासू माँ, शांत हो जाइए। देखिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है। देवर जी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो अच्छा ही है ना कि वो इसमें खुश हैं। पर बहू, माँ जी, लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? अब मान जाइए ना माँ जी। महेश जी और शांति देवी तुलसी की बात मान लेते हैं। छी यार अमन, ये घर कितना चीप और बेकार लग रहा है। और ये कमरे कितने छोटे छोटे हैं। मैंने तो सोचा था कि गांव में घर है तो किसी बड़े जमींदार या सरपंच जैसी हवेली होगी, पर ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम ना इस घर के सबसे बड़े वाले रूम में रहना। भाभी, जो वो बड़ा वाला कमरा है ना जिसमें पापा मम्मी और नैना रहती हैं, वो वाला रूम खाली करवा दीजिए। ठीक है देवर जी। सासू माँ, बाबूजी और ननद जी, मेरा दूसरा कमरा है, उसमें रह लेंगे। मैं एक ही कमरे में मैनेज कर लूंगी। दीपिका और अमन घर के बड़े वाले कमरे में रहने लगते हैं। अगले दिन दीपिका सुबह उठकर कुछ ढूंढ रही थी। अरे जेठानी जी, ये बताइए कि इस घर में फ्रिज कहाँ रखा है? मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है और मुझे अपनी कोल्ड कॉफी भी बनानी है, उसके लिए बर्फ चाहिए। अरे देवरानी जी, फ्रिज तो नहीं है हमारे घर में, लेकिन वो देखिए, वो रखा है हमारा देसी फ्रिज मटका। इसका जो पानी है ना, वो शहर के बड़े बड़े फ्रिज के सामने भी भारी है। हाँ, इसमें बर्फ तो नहीं जमती, लेकिन पानी एकदम ठंडा रहता है। तुलसी मटके से पानी निकालकर दीपिका को देती है। दीपिका वो पानी फेंक देती है। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं ये बेकार और गंदा मिट्टी का पानी पीऊंगी? आर यू सीरियस? अरे मेरे घर पर ना डबल डोर वाला फ्रिज था। मुझे तो बस फ्रिज का पानी पीना है। मैं ये पानी बिल्कुल नहीं पीने वाली। दीपिका ये बोलकर वहां से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। तुलसी घर की साफ सफाई कर रही थी और दीपिका अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। अरे ओ महारानी, तू इस घर की बहू है या कोई मेहमान? देख जरा अपनी जेठानी को, बेचारी सुबह से अकेले काम कर रही है। जरा उठकर थोड़ी उसकी मदद करवा दे। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, मेरे से ये सब झाड़ू पोछा नहीं होगा। ये सब काम ना बहुत ज्यादा चीप है। जेठानी जी को आदत है, वो कर लेंगी, मैं नहीं कर रही। ये क्या बोल रही है तू? अरे माँ जी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? देवरानी जी अभी नई नहीं आई हैं, शहर से हैं, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। शांति देवी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। दीपिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके कमरे का पंखा बहुत ही धीमे चल रहा था। अमन, मुझे ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कैसा घर है यार? ना अच्छा कूलर है ना पंखा। दीपिका, तुम्हें थोड़ा ये सब मैनेज करना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ना जल्दी से एक एसी मंगवा लो, और हाँ, एक फ्रिज भी मंगवाओ। मैं एसी और फ्रिज के बिना नहीं रह सकती। अरे दीपिका, मैं एकदम से एसी फ्रिज कहाँ से मंगवाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, मैं क्या करूं? तभी तुलसी वहां आती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। अरे देवरानी जी, आपको एसी फ्रिज मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अपने पास एक बहुत बढ़िया देसी जुगाड़ है। कैसा जुगाड़? देखो, इस बड़ी खिड़की पर हम एक मोटा बोरा टांग देंगे और ऊपर स्टैंड के साथ मटके लगा देंगे। उनमें छोटा छेद कर देंगे जिससे पानी टपक कर बोरे को गीला रखेगा। फिर बाहर की हवा उससे टकराकर अंदर आएगी तो कमरा ठंडा हो जाएगा। देवरानी जी से हमारे गांव का देसी एसी कहते हैं। चाहो तो मैं अभी लगा दूं। व्हाट नॉनसेंस! तुम चीप हो यार, बिल्कुल। तुम तो एकदम गांव की गवार हो। मैं शहर से आई हूँ, मुझे बोरे और मटके वाली चीप हरकतें नहीं चाहिए। मुझे असली एसी चाहिए। अब जाओ यहाँ से। तुलसी थोड़ा दुखी होकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिनों तक दीपिका बहुत परेशान होती है। एक दिन वो अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, मुझसे अब ये गर्मी और सहन नहीं होती, और वो जो बदबूदार मिट्टी वाला पानी है ना, वो मुझे नहीं पिया जाता। पापा, मैं सच बोल रही हूँ। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, एकदम भिखारी हैं ये लोग। आप एक काम करो, आप यहाँ मेरे लिए एक एसी, एक बड़ा फ्रिज और एक बढ़िया सा कूलर भिजवा दीजिए प्लीज पापा। हाँ ठीक है बेटा, मैं भिजवाता हूँ। पापा जी प्लीज जल्दी भिजवाना, नहीं मैं मर जाऊंगी इस भयंकर गर्मी में।
एक दो दिन बाद घर के बाहर एक बड़ी लोडिंग गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एसी, फ्रिज और कूलर था। शांति देवी और महेश जी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अरे देख लो, भाग्यवान छोटी बहू जैसी भी है पर है बड़े दिल वाली। उसने अपने पापा से एसी, कूलर और फ्रिज मंगवा लिया है। हाँ जी, मतलब अब ये सब अपने इस बड़े से हॉल में लगेगा ना, तो हम सभी को ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। शांति देवी खुश होकर कुछ पड़ोसन के पास जाती है। अरे सुन रही हो तुम लोग, मेरी छोटी बहू है ना, शहर से एसी और कूलर मंगवाया है। बहुत पैसे वाली है मेरी बहू। दीपिका एसी, कूलर और फ्रिज अपने कमरे में रखवा देती है। सुन लीजिए सब लोग, ये एसी, कूलर और फ्रिज मेरा है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं खुद ही इसे इस्तेमाल करूंगी और ये सब मेरे कमरे में ही रहेगा। दीपिका ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे शांति, ये तो वही वाली बात हो गई कि हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। बेचारी क्या क्या सोच रही थी कि बहू उसके लिए एसी, कूलर लगवा रही है, पर बहू ने तो सारा सिस्टम ही उल्टा कर दिया। पड़ोसने हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। अगले दिन की सुबह है। दीपिका नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वो नल चालू करती है, लेकिन नल का पानी बहुत गर्म था। ओ माय गॉड, नल का पानी कितना गर्म है और यहाँ तो गीजर भी नहीं लगा है कि उसमें से ठंडा पानी निकले। अब मैं क्या करूं? तभी दीपिका एक बड़े मटके पर नजर डालती है, क्योंकि बाथरूम में रखा हुआ था। ये क्या रखा है यहाँ? तुलसी तभी वहां आती है। अरे देवरानी जी, यही तो हमारा देसी गीजर है। हम रात में इस बड़े मटके में पानी भर देते हैं, सुबह तक पानी एकदम ठंडा हो जाता है। इससे नहाने का मजा ही अलग है। और गीजर में कभी कभी करंट या खराबी का डर भी रहता है, लेकिन ये मटका एकदम सुरक्षित है। यार तुम लोग कितने चीप हो, हर चीज में ये मटका क्यों घुसा देते हो? मटके का ठंडा पानी पीते हो, मटके जैसे बर्तनों में ही दही जमाते हो, और अब इस मटके वाले पानी से नहाते भी हो। पता नहीं क्या क्या करते हो तुम लोग मटकों से। दीपिका ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रात को दीपिका ने अपने लिए पालक पनीर बनाई थी, जो थोड़ी सी बच गई थी। वो उसे अपने कमरे में फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी। अरे देवरानी जी, इसे ना अपने उस मशीन वाले फ्रिज में मत रखो। क्यों? क्योंकि ये खाना तुम सुबह खाओगी, अगर फ्रिज में रखोगी तो ये एकदम ठंडा हो जाएगा। ज्यादा ठंडी चीज खाने से तबीयत खराब हो जाती है। हमने तो खुद अपना देसी फ्रिज बनाया है। अपने मटके को हमने गीली बालू के बीच में दबा कर रखा है। इसके अंदर पानी भरा है और ऊपर जाली रखकर हम सब्जी और दूध रखते हैं। इसमें रखा खाना खराब भी नहीं होता और एकदम ताजा रहता है। तुम कुछ नहीं समझोगी जेठानी जी। ये खाना जब फ्रिज में रखा जाएगा ना तो एकदम फ्रेश रहेगा, तुम्हारे इस मिट्टी बालू वाले कबाड़ में नहीं। दीपिका बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को दीपिका बाजार से लौटती है और सीधे फ्रिज का ठंडा पानी पीने लगती है। तभी तुलसी वहां आती है। देवरानी जी रुक जाइए, अब क्या हुआ? ऐसे चिलचिलाती धूप में से आकर तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीते। अगर तुम अभी फ्रिज का ठंडा पानी पियोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुलसी मटके से दीपिका के लिए पानी लाती है। ये अपने मटके का पानी पी लो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। जस्ट शट अप, तुम ना मुझसे दूर रहा करो। मैं कोई तुम्हारी देवरानी वगैरह नहीं हूँ। तुम ना बहुत चीप हो यार। मैंने सोचा कि तुम मेरे जैसी मॉडर्न होगी, लेकिन तुम एकदम बेकार हो। हर बार बस मटका 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 करती रहती हो। दीपिका फ्रिज का ठंडा पानी पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रात को तुलसी अपने कमरे में सो रही थी। उसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वो अपना मटके और बोरे वाला जुगाड़ करती है। आहा, क्या ठंडी हवा है। जो देवरानी जी का महंगा एसी है ना, उससे लाख गुना अच्छा तो मेरा ये देसी जुगाड़ है। रात के 1 बज रहे थे। नैना अपनी किताबें लेकर दीपिका के कमरे के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। दीपिका दरवाजा खोलती है। क्या है, रात के 1 बजे क्यों दरवाजा पीट रही हो? वो भाभी, मेरा कल सुबह एग्जाम है और मुझे रात भर जागना है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, तो क्या मैं आपके कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर लूं? आपके कमरे में तो एसी चल रहा है। बिल्कुल नहीं, कहीं और जाकर पढ़ो। दीपिका ये बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन दीपिका पड़ोस की कुछ बहुओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसके हाथ में ठंडा पानी की बोतल थी। अरे सुधा, ये वाला पानी पीकर देखो, तुम्हें मजा आएगा। यह पानी तो सच में बहुत ठंडा है। यार क्या तुम लोग वो मिट्टी के मटके का गंदा पानी पीती रहती हो? फ्रिज का पानी पिया करो, एकदम ठंडा होता है। अपने अपने पतियों से और सास ससुर से बोलो, वो लोग फ्रिज लाएंगे तुम्हारे लिए। थोड़ा मॉडर्न बनो, मॉडर्न। तुम सही कह रही हो, हम अपने परिवार वालों से फ्रिज लाने की बात करेंगे। अगले दिन दोपहर को शांति देवी घर के बाहर बैठकर मटकों पर डिजाइन कर रही थी। तभी 2 पड़ोसन वहां आती हैं। शांति, अपनी शहर वाली बहू को जरा समझा ले। हमारे गांव में सब मटके का पानी पीते हैं और देसी चीजों की कदर होती है। अगर उसे यही बात समझ नहीं आई तो हम समझा देंगे। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भड़क रही हो सुनीता? मेरी बहू ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तेरी बहू हमारे घर की बहुओं को भड़का रही है। कल से मेरी बहू सुधा ने घर में कलेश मचा रखा है। बोल रही है कि उसे फ्रिज चाहिए। समझा ले अपनी इस महारानी को, वरना हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती हैं। शांति देवी गुस्से में दीपिका के पास जाती है।
दीपिका, जब से तू आई है तब से हमारे घर में तमाशा हो रहा है। अब तू पूरे गांव के घरों में आग लगा रही है। ये तेरा फ्रिज का जो बुखार है ना, इसे अपने तक ही रख। मम्मी जी, मैंने किसी को भड़काया नहीं है, मैंने तो बस उन्हें ये बताया कि मॉडर्न कैसे बनते हैं। तेरी तो मैं अभी मॉडर्न गिरी निकालती हूँ। माँ जी शांत हो जाइए। देवरानी जी, आप प्लीज अपने कमरे में जाइए। माँ जी, गांव की औरतों का तो काम ही है बात का बतंगड़ बनाना। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं देवरानी जी को समझा दूंगी। तुलसी जैसे तैसे शांति देवी को शांत करवाती है। रात का समय हो जाता है। दीपिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक ज्यादा लाइट आती है और दीपिका के कूलर, एसी, फ्रिज खराब हो जाते हैं। आहा, अमन, ये क्या हुआ? क्या हुआ? लाइट इतनी तेज कैसे आ गई? अमन, मेरा एसी बंद हो गया और देखो फ्रिज से धुआं निकल रहा है। लगता है एक साथ ही तीनों खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती इस गर्मी में। देखो अमन, ये सब खराब हो गए। कल सुबह की सुबह ये सब ठीक होने चाहिए। अरे दीपिका, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास कभी पैसे होते ही नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे पास पैसे। और जितने पैसे थे वो तुम्हारे महंगे मेकअप, तुम्हारे डिजाइनर कपड़े और ये जो तुम रोज रोज अपनी इन मशीनों की सर्विसिंग करवाती हो ना, उसमें खर्च हो जाते हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। गर्मी से परेशान होकर दीपिका कमरे से बाहर आ जाती है। अरे यार, मैं क्या करूंगी, कहाँ सोऊंगी मैं, बहुत गर्मी लग रही है। तभी दीपिका देखती है कि तुलसी कमरे का दरवाजा खुला है। वो उसके कमरे के पास जाती है तो उसे वहां बहुत ठंडक महसूस होती है, जो कि तुलसी की बोरे और मटके वाली जुगाड़ से थी। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि यहाँ अंदर एसी चल रहा हो। कितनी ठंडक है यहाँ। एसी नहीं, एसी की तो बात ही अलग होती है। अगले दिन की दोपहर को दीपिका गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरी तो ना तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे ना फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी पीना है, मुझे कुछ ठंडा पीना है, बहुत गर्मी लग रही है। तभी तुलसी हाथ वाला पंखा लेकर वहां आती है। देवरानी जी, आप ना परेशान मत होइए। देखिए, मैं आपको हवा कर देती हूँ और मैं अभी आपके लिए कुछ ठंडा बना देती हूँ। तुलसी मटके के ठंडे पानी से शरबत तैयार करती है और दीपिका को देती है। लो देवरानी जी, ये मटके के पानी का शरबत पी लो, इससे आपकी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। नहीं, मुझे तुम्हारा ये मटके वाला पानी नहीं पीना। तभी अचानक दीपिका बेहोश हो जाती है। अरे देवरानी जी, क्या हुआ आपको? तुलसी जल्दी से विनोद और अमन को बुलाती है। वो दीपिका को उठाकर उसके बिस्तर पर लिटाते हैं। दीपिका की तबीयत खराब हो गई थी। तुलसी जल्दी से मटके के पानी की पट्टियां उसके सिर पर रखती है। देवरानी जी, मैंने आपसे बोला था ना कि इतनी धूप में फ्रिज का वो पानी मत पिया करो, तबीयत खराब हो जाती है। अब हो गई ना तबीयत खराब, लेकिन आप ना फिक्र मत करो। ये जो मटके का पानी है ना, ये एकदम अमृत है। इसकी पट्टियां रखूंगी तो आपका ये बुखार जल्दी ही उतर जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये मिट्टी का पानी दूर रखो मुझसे, मुझे ये मटका वटका पसंद नहीं है। अगले दिन दीपिका ठीक हो गई थी। उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और दीपिका मजबूरी में पहली बार मटके का ठंडा पानी पीती है। सच में पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन फ्रिज जैसा मजा नहीं आ रहा। ये टेस्ट एकदम बेकार है। मुझे तो ना जैसे तैसे जुगाड़ करके अपना फ्रिज ठीक करवाना ही होगा। दीपिका अमन से जिद करके फ्रिज ठीक करवा लेती है। कुछ दिनों बाद उसकी 2 सहेलियां रिया और पूजा आती हैं। देखो गर्ल्स, तुम लोग गांव में आई हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग मटके का पानी पियोगी। मेरे पापा ने मेरे लिए पर्सनल फ्रिज भेजा है। चलो, मैं तुम्हें एकदम चिल्ड फ्रिज का पानी और कोल्ड कॉफी पिलाती हूँ। दीपिका फ्रिज खोलकर देखती है। उसमें पानी ठंडा नहीं था क्योंकि फ्रिज फिर से खराब हो गया था। क्या हुआ दीपिका, फ्रिज चल नहीं रहा क्या? अरे रिया, ये गांव है, यहाँ ऐसा ही होता है, लाइट का क्या भरोसा। और दीपिका तो बड़ी बड़ी फेंक रही थी कि चिल्ड पानी पिलाऊंगी। अब कहाँ है तेरा चिल्ड पानी? तभी शांति देवी अपने स्पेशल वाले मटके से ठंडा पानी लाती हैं और रिया और पूजा को देती हैं। अरे शहर वाली छोरियों, क्यों परेशान हो रही हो? ये गांव है, यहाँ बिजली का कोई भरोसा नहीं। लो, ये मेरे स्पेशल मटके का पानी पी कर देखो, मजा आ जाएगा तुम दोनों को। पूजा और रिया मटके का ठंडा पानी पीती हैं। वाह आंटी, ये तो सच में बहुत ठंडा है। हाँ आंटी, मजा आ गया। मजा तो आएगा ही बेटा। ये जो मेरा मटका है ना, ये परमानेंट पानी ठंडा करता है, लाइट हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये कभी खराब नहीं होता। बस कीजिए मम्मी जी, आपको मेरी हर चीज में कमी ही नजर आती है। अब आप जाइए यहाँ से, हमें बात करनी है। शांति देवी वहां से चली जाती है। अगले दिन दीपिका अपने पापा को फोन लगाती है। पापा जी, आप प्लीज एक नया फ्रिज भिजवा दीजिए, वो वाला खराब हो गया है और अमन कह रहा है कि उसके पास ठीक करवाने के पैसे नहीं हैं। बेटी, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर ले। फोन कट जाता है। तभी तुलसी एक मटका लेकर वहां आती है। देवरानी जी, ये मटका रख लो, इसमें पानी एकदम ठंडा रहेगा, तुम्हें बार बार बाहर नहीं आना पड़ेगा। मुझे नहीं पीना इसका पानी, ले जाओ इसे। तुलसी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीपिका को बहुत तेज गर्मी लगती है। वो पसीने से भीगी हुई नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वहां नल में गर्म पानी आ रहा था। दीपिका की नजर उसी बड़े मटके पर पड़ती है। वो मटके के पानी से ही नहाती है।
अरे वाह, पानी तो सच में एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। सच में मटके वाले पानी से नहा कर तो मजा आ गया। दीपिका अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि तुलसी ने मटके पर कपड़े लपेट दिए हैं और खिड़की पर वो बोरे और मटके वाला जुगाड़ भी कर दिया है। हाँ, ये पानी भी अब ठंडा हो गया है। मटके और बोरे वाली जुगाड़ से दीपिका का कमरा एकदम ठंडा हो गया था। जो भी हो, लेकिन अभी इस कमरे में सुकून तो बहुत मिल रहा है। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा चीप हैं। सच में हर चीज में बस मटका मटका करते। इनका बस चले तो ये तो मटके के अंदर ही सो जाए। कुछ दिनों बाद दीपिका घर के बाहर खड़ी थी, तभी वहाँ उसके मम्मी पापा अशोक और शारदा सूटकेस लेकर वहाँ आते हैं। पापा मम्मी, आप लोग अचानक यहाँ, और ये सारा सामान आप लोग अपने साथ क्यों लाए हैं? बेटा, हम बर्बाद हो गए। जो हमारा बिजनेस था ना, वो एकदम डूब गया और हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। अब हमारे पास हमारा घर भी नहीं बचा है। हम सड़क पर आ गए हैं बेटा, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। अब तू ही हमारी मदद कर सकती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो अपने सास ससुर और जेठानी की इतनी बेइज्जती की है, उन्हें हमेशा भिखारी कहा है। अब जब मेरे खुद के माँ बाप सड़क पर आ गए तो पता नहीं ये लोग मेरे मम्मी पापा का सम्मान करेंगे भी या नहीं। कहीं ये लोग मेरे पापा को धक्के मार कर निकाल ना दे। तभी से महेश जी, शांति देवी और तुलसी वहां आ जाती हैं। अरे समधी जी, आइए आइए, बाहर धूप में क्यों खड़े हैं? अरे ये आपका ही घर है, अंदर चलिए। विनोद, जरा समधी जी का सामान तो अंदर रखवा। सब लोग हॉल में आकर बैठते हैं। तुलसी तुरंत सबके लिए मटके का ठंडा पानी लाती है। अरे जेठानी जी, रहने दीजिए, मेरे मम्मी पापा ये मटके का पानी नहीं पियेंगे। अरे क्यों नहीं पियेंगे बेटा? अशोक जी और शारदा मटके का ठंडा पानी पीते हैं। अरे हमें तो यही पानी पसंद है। मटके के पानी में जो मजा है वो फ्रिज के पानी में कहाँ है? यही तो असली और अच्छा पानी है। पूरा परिवार मिलकर शारदा जी और अशोक जी की बहुत खातिरदारी करते हैं। समझी जी, आप लोग इस कमरे में आराम कीजिए, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारी बड़ी बहू ने खिड़की पर वो अपना मटके वाला जुगाड़ लगा दिया है। हाँ, और बाथरूम में भी बड़े मटके में पानी भर दिया है, देसी गीजर वाला। सुबह एकदम ठंडे पानी से नहाइएगा। समधिन जी, हमें आपका ये जो मटके वाला ठंडा घर है ये बहुत पसंद आया। मटके वाला फ्रिज, मटके वाला गीजर, मटके का ठंडा पानी और ये मटके वाला एसी, सच में सब बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, आपने हमारे बुरे वक्त में जो हमारा सम्मान किया है ना, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीपिका ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं आप लोगों को गवार और भिखारी समझती थी, लेकिन छोटी सोच वाली तो मैं ही थी। मम्मी जी, बाबूजी, मेरे पापा का बिजनेस डूब गया, फिर भी आपने उनका सम्मान किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच कहूँ, अब मुझे मटके का पानी और मटके वाला एसी भी बहुत अच्छा लगने लगा है। अरे पागल, तू मेरी छोटी बहन जैसी, जो हुआ उसे भूल जा। अब हम सब मिलकर रहेंगे। सभी घर वाले दीपिका को माफ कर देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन विनोद बहुत खुश होकर घर आता है। अरे बाबूजी, माँ, तुलसी, मेरी नौकरी लग गई, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। सच? हे भगवान, आपकी रात दिन की मेहनत सफल हो गई। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज तूने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। विनोद अपनी पहली एडवांस सैलरी के जो पैसे थे अशोक जी को देता है। अरे आप ये पैसे रख लीजिए और शहर जाकर अपना काम फिर से शुरू कीजिए। ये घर के बड़े बेटे की तरफ से छोटी सी मदद है। अरे तू सच में हीरा है बेटा। विनोद अपनी पहली सैलरी से अशोक जी की मदद कर देता है। ये देखकर दीपिका की आंखों में खुशी झलक उठती है। उस दिन सभी को एहसास हो गया कि सच्ची कमाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि अपनेपन और संस्कारों की होती है। क्या आप भी मानते हैं कि मुश्किल समय में परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत होता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।